आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बुक है कृतिका, जिसका चैप्टर नंबर 2 लेकर हम आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बहदवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? इसका आंसर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए हैं। इसका आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो इसका आंसर है, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती है तो उस समय रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? इसका आंसर है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने की संकेत पाते ही नई दिल्ली की काया पलट होने लगा और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे पूरे दिल्ली शहर में साफ़ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। इमारतों पर जमी धूल, मिट्टी, सफाई तथा रंग रोगन करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा और टूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैयार की गई होगी। जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाया गया होगा। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लगाए गए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। इस प्रकार का प्रयत्न किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका आंसर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है।
वह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका सशक्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इसका उत्तर है, इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ही शिक्षा दे रही है। युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ ही सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? इसका आंसर है, मूर्तिकार के द्वारा निम्न प्रयत्न किए गए। मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का तूफानी दौरा किया। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गई थी। आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए। इसका आंसर है, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित है। पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। सेकंड, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। रानी आए और नाक न हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया। 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान, सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में
जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता तथा बेईमानी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस प्रकार संकेत करता है? तो इसका आंसर है, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय जनता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिट न बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम एवं श्रद्धा गर्व से प्रकट की है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों न हो। उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्त्रों गुना ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? आंसर है, अखबारों ने यह खबर छापी गई कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है। इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथो देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को तो प्रदर्शित करता है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग कसता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। वहाँ एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचती और करती है। पूर्ण रूप से गलत है। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम की लाट को ही हटवा दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अखबार उस दिन चुप थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, प्रायः अखबारों पर सरकारी दबाव भी रहता है। इस प्रकार आपका सेकंड नंबर का चैप्टर कंप्लीट हुआ।